अच्छा सोहेल साहब, जिस तरह से ये सफ़र देखा जाए, लगभग 35 साल का सफ़र है, लेकिन जो जनता की बुनियादी समस्याएं हैं वो सॉल्व क्यों नहीं हो पाई? अब रोडवेज का ही मसला देख लें आप, जिस तरह से संभल की रोडवेज है, चंद गज में वो रोडवेज बनी हुई है, अगर वहाँ पर 10 बसें भी मुश्किल से खड़ी हो पाती हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली जाने के लिए चौधरी सराय में खड़ा होना पड़ता है, घंटों घंटों कई बार इंतज़ार करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई डिपो नहीं है संभल में। दूसरी चीज़ ये, अगर शिक्षा का मसला देखा जाए तो कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका एक बड़ा नाम हो, उस तरह की यूनिवर्सिटी यहाँ तक की है, शायद अब आकर एमएससी तो है संभल में आ गए, उससे पहले एमएससी भी नहीं थे। एसएम कॉलेज चंदोसी या हिंदू कॉलेज मुरादाबाद का रुख करना पड़ता था। तो इन हॉस्पिटल की बात की जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है लेकिन पर्याप्त उसमें चीज़ें नहीं हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर अभी तक एक कड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ और ये चीज़ें मुहैया क्यों नहीं हुई संभल के? लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने कहा था कि आज रिक्शा वाला का बेटा रिक्शा वाला बन रहा है, क्योंकि अफसर नहीं मिल पा रहे हैं। अफसर मिलेगा तो आदमी आगे बढ़ेगा ना। इस सरकार के अंदर अफसर नहीं मिल पा रहा है, जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। तो वो बात जो कही गई थी वो इसलिए नहीं कही गई थी कि हमें ये बात डिनोट करनी थी, हमें बता रहे थे कि हालात क्या है, देश के हालात क्या हैं, प्रदेश के हालात। बात ज़ियाउर रहमान बर्ग साहब की है, वो एमपी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे सबके वोटों से हैं, हमारी कोशिशों से हैं। हम लोगों ने मिलकर फैसला लिया था कि संभल के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की खैर ख्वाही के लिए, बदलाव के लिए, ज़माने को देखते हुए हमने ये फैसला। भाई, आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब थोड़ा खेल बिगाड़ने का काम करते हैं या फिर उनकी राजनीति ठीक ठाक है? ये तो दिल्ली की पब्लिक बताएगी आपको, हो सकता है बिहार की पब्लिक बताए आपको। ये जहाँ जहाँ वो जो खेल में। आप कैसा नेता मानते हैं? नहीं, मैं नेता बहुत अच्छा मानता हूँ उन्हें। ओवैसी साहब अच्छे नेता हैं, बोलते अच्छा हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, दीनदार हैं, ये सब चीज़ें जो है दीनी हिसाब से तो बहुत अच्छी। तो हमने संभल को 8 इंटर कॉलेज दिए, 8 नए बिजली घर दिए, 5 बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ संभल को दी। हमने जो है वो काम किया जो शहर की ज़रूरत थी। यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स नहीं थे मोहल्लों के अंदर, 100 वाट के 100 किलोवाट के, है ना, हमने ट्रांसफार्मर्स। खास करके एक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ओवैसी साहब की पार्टी है। उस पार्टी से जो मौजूदा चेयरमैन हैं, चाहे वो हों या एक बड़ा नाम मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिज़वाही साहब, आलिम दीन हैं, उनको बिहार बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराई गई। वो संभल से उनका चांसेस ज़्यादा है आने का, क्योंकि वो एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिस वर्ग ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो क्या आपको लगता है उनके आने से कुछ ना कुछ चैलेंजेस बढ़ेंगे आपके लिए? तोहफा जो है ये उसी वक्त उन्हीं के हाथों का दिया हुआ है, ये रोडवेज़ का। और इसके अंदर आप देखते होंगे ये बस का या ना इसके अंदर मॉडल है, और उन्होंने ये रिलेट किया था कि या ना कि ये आपके लिए है और हमने मंजूरी कर दी है आपके विधायक जी के प्रयास। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा काम है जिस पर आपको पर्सनली गर्व फील होता हो कि हाँ यार, हमने संभल के लोगों के लिए ये काम करवाया और हमें इस बात पे गर्व है, हम ये नज़ीर के तौर पे दिखा सकते हैं लोगों को, देखिए ये हमारा काम। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। कहते हैं क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो या सियासत हो, इसमें नाम तो मिल जाता है लेकिन पहचान बनानी काफ़ी मुश्किल होती है, और पहचान बनानी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो पहचान बनती है अपनी परफॉर्मेंस से, लोगों के बीच जाने से, लोगों के काम कराने से। यहाँ बात मैं सियासत की कर रहा हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं सियासत की विरासत को आगे बढ़ाने वाले सुहेल इकबाल साहब। इनके वालिद 7 बार से लगातार संभल के विधायक हैं, लगातार सक्रिय हैं। इस बार उन्होंने एक मीटिंग में ऐलान किया कि इस बार मेरी जगह मेरा बेटा आएगा। आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट करते आए हैं ऐसे ही मेरे बेटे को सपोर्ट करें। सुहेल साहब, स्वागत है आपका आवाज़ चैनल में। शुक्रिया। एक इतनी बड़ी विरासत, पहले आपके दादा विधायक रहे, उसके बाद आपके वालिद लगातार विधायक हैं, बड़े बड़े नाम उनके सामने आए और उनको हरा नहीं पाए। अब ये आपके लिए आगे एक चैलेंज की तरह है, क्योंकि आपका जिक्र हुआ, लोगों ने हाथ उठाकर भी समर्थन दिया कि हाँ साहब सुहेल साहब को देखना चाहते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप इस विरासत को कंटिन्यू रख पाएंगे और उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए? देखिए, अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है जी। ये अभी जल्दबाजी होगी कहना कि ऐलान हो चुका है, क्योंकि अभी चुनाव में भी अरसा है। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं।
जो भी परेशानियां हैं, जो भी वक्त आ रहा है, गुज़र रहा है, उन सब चीज़ों को हालात से हम लोगों के साथ खड़े होकर और प्रशासन के साथ काम करके लोगों पर तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं वो वाक़या कुछ दिन पहले का है और उस एक शोक सभा में नेताजी की लोगों ने चर्चा की थी। उस पर मंत्री जी ने जिक्र किया कि लोगों का दबाव मेरे ऊपर आ रहा है और वो चाहते हैं अब सुहेल को आगे बढ़ाना। उस तरह के जिक्र में उन्होंने कहा था कि मैं अपने लोगों से, वर्कर्स से मशवरा करूंगा और उस मशवरे के बाद हम लोग फैसला करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि जब मंत्री जी काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो वो अपने साथियों को, अपने वेलविशर्स को, अपने सपोर्टर्स को, वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को, सबको मीटिंग लेते हैं और उसके बाद जैसा कार्यकर्ता जैसी आवाज़ आती है वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। और आगे भी इंशाअल्लाह ताला, चूँकि हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे कार्यकर्ता जितने भी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनकी मशवरे के बगैर, उनके मौजूदगी के बगैर कोई चीज़ का ऐलान नहीं होगा। और वही मैं समझता हूँ कि अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना जो है वो जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, चूँकि मैं एक अरसे से काम कर रहा हूँ, आप लोग देखते भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारात के ज़रिए, और मैं दर और घर पर पहुँचता हूँ तो उसके ज़रिए इसका चर्चा भी होता होगा। लेकिन मेरा कभी मकसद चुनाव लड़ने के हिसाब से काम करने का नहीं रहा। मैं हमेशा अपने अब्बा के साथ रहकर उनका काम करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, और लोगों ने मुझे प्यार दिया है, विश्वास जताया है, भरोसा दिखाया है और हमेशा सहयोग दिया है। रीढ़ की हड्डी बनकर मेरे साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं। तो मुझे भी मज़ा आता है उनके साथ रहने में, दुख तकलीफ़ में शामिल होने में, को दूर करने में तकलीफ़ों को। तो ये हमारा रिश्ता एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपस में हम लोगों की। हमारा परिवार सा है ये पूरा विधानसभा। तो हम लोग काम कर रहे हैं और हम अभी चुनाव की तरफ तो हमारा जब वक्त आएगा तब देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग तो 5 साल इसी तरह मेहनत से, लगन से काम करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरह से ये सफ़र देखा जाए, लगभग 35 साल का सफ़र है, लेकिन जो जनता की बुनियादी समस्याएं हैं वो सॉल्व क्यों नहीं हो पाई? अब रोडवेज़ का ही मसला देख लें आप, जिस तरह से संभल की रोडवेज़ है, चंद गज़ में वो रोडवेज़ बनी हुई है। अगर वहाँ पर 10 बसें भी मुश्किल से खड़ी हो पाती हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली जाने के लिए चौधरी सराय में खड़ा होना पड़ता है, घंटों घंटों कई बार इंतज़ार करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई डिपो नहीं है संभल में। दूसरी चीज़ ये, अगर शिक्षा का मसला देखा जाए तो कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका एक बड़ा नाम हो, उस तरह की यूनिवर्सिटी यहाँ तक की है, शायद अब आकर MSc तो है संभल में आ गई, उससे पहले MSc भी नहीं थे। SM कॉलेज चंदोसी या हिंदू कॉलेज मुरादाबाद का रुख करना पड़ता था। तो इन हॉस्पिटल की बात की जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है लेकिन पर्याप्त उसमें चीज़ें नहीं हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर अभी तक एक कड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ और ये चीज़ें मुहैया क्यों नहीं हुई संभल के लोगों को? देखिए, इस बात पर हम कई मरतबा अपनी बात कह चुके हैं, कई मरतबा आपके चैनल्स के ज़रिए, और बहुत से हमारे साथी आए थे प्रेस बंधु, उनसे भी हमारी इस बारे में हुआ है जिक्र, और हमने बताया है कि क्या क्या हमने काम किए हैं। और ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, चाहे वो रोडवेज़ रहा हो या शिक्षा के तालीम, शिक्षा के जो बारे में आपने कहा है, इदारे नहीं हैं संभल के अंदर या यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हमने इसके बारे में कई मरतबा जिक्र किया है आप लोगों से और बताई है अपनी बात हमने। देखिए, रोडवेज़ का मसला जहाँ तक है संभल के अंदर, एक छोटा सा रोडवेज़ संभल के अंदर है और आए दिन जो है वहाँ पर उसके मुद्दे उठते आए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और जिस वक्त यहाँ पर 2012 से 17 तक सरकार अखिलेश यादव जी की थी, हम लोगों ने इस पर काफ़ी गंभीरता से काम किया था। मंत्री जी ने कई मरतबा कैबिनेट में इसकी बात रखी और कैबिनेट से मंजूरी मिल भी गई थी इसकी। लेकिन जो सबसे अहम बात थी, जो ज़मीन थी परिवहन विभाग की, जो जहाँ पर रोडवेज़ बनना था, वो फ़िरोज़पुर का जो पुल है उसके बिल्कुल किनारे पे थी। इतनी दूर संभल का आदमी अगर वहाँ फ़िरोज़पुर जाएगा, चाहे सरायतरीन का हो, हयात नगर का हो, या इधर रायसत्ती की तरफ का हो, या संभल बीच का भी हो, मैं कहूँ जहाँ पर रोडवेज़ आज है, यहाँ का आदमी भी अगर सफ़र करके इतनी दूर जाए पहले फ़िरोज़पुर,
और उसके बाद फिर अपना आगे का सफ़र चाहे दिल्ली के लिए हो, चाहे मुरादाबाद के लिए हो, चाहे वो आगरा, मतलब जहाँ पे भी बसें जाएंगी वहाँ से, तो ये कितना बड़ा एक बोझ और इनके सर पे डाल दिया जाएगा कि वो पहले रिक्शा से या किसी और अन्य सवारी से वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से वो अपना सफ़र शुरू करेंगे रोडवेज़ के ज़रिए। इस बात को मंत्री जी ने विरोध करा, जबकि सब चीज़ें मुहैया हो चुकी थी। मंत्री जी ने ये ध्यान रखते हुए कि शहर का नागरिक, मेरा वोटर, मेरा सपोर्टर, मेरा अपना, मेरा परिवार का आदमी अगर इतनी दूर परेशानी झेलेगा, दिन में चला जाएगा, बारिश बरसात में, गर्मी में, धूप में जाएगा, रात्रि में अगर वहाँ से आएगा तो कितनी परेशानी झेलेगा, इन सबको देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को मंजूर नहीं किया था कि यहाँ पर इतनी दूर पर हम लोग इसको बनने नहीं देंगे। लेकिन चूँकि जो रोडवेज संभल में इस वक्त बना हुआ है वो एक किराए की बिल्डिंग में है, हम लोगों ने कई मरतबा चाहा कि उसके अंदर कुछ काम हम करा सकें, लेकिन जिसकी इमारत है वो, जिसकी प्रॉपर्टी है वो, उनकी इजाज़त भी नहीं मिल पाई, उन्होंने इजाज़त नहीं दी इस बारे में, क्योंकि वो उन्होंने रेंट पर कर रखी है। वो भी चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द खाली हो तो हम अपनी और कुछ देखेंगे, इससे बड़ी आमदनी हो सकती है, तो वो भी नहीं चाहते हैं। प्लस रोडवेज़ का जो खुद परिवहन लोग हैं वो भी उस पर काम नहीं कर सकते क्योंकि वो किराए के उस पर है। तो ये बड़ी विडम्बना रही संभल के लिए कि एक किराए की बिल्डिंग में रोडवेज चल रहा है और अब तक भी उसके लिए ज़मीन कोई ऐसी मुहैया नहीं हो सकी जो समीप होती शहर के और जिससे लोगों को फ़ायदा मिल पाता। सिर्फ इस वजह से उस वक़्त रोडवेज़ नहीं बन सका, वरना रोडवेज़ तो उस वक्त तैयार हो गया था। हमारी नीयत पर शक करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने हमारे दिलों को देखा है, हमारी कोशिशों को देखा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने सियासत को गर्म रखने के लिए, मुद्दों को गर्म रखने के लिए, मुद्दे बनाने के लिए, ख़ास तौर से जब विधानसभा का चुनाव आता है तब उस पर वो लोग जो है ना सक्रिय होते हैं और अब एक संभल के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि उनको फिक्र होनी चाहिए, विपक्ष का काम है, आज हम भी विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष के अंदर सक्रियता रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कोई मुद्दा मिलेगा उस पर सक्रिय होना ज़रूरी नहीं होता है। बहुत से लोग जो हैं चुनाव को देखते हुए सक्रिय होते हैं कि उनकी कारकर्दगी नज़र आने लगे, जाने लगे हम कब्रिस्तानों में, जाने लगे हम दफनों में, जाने लगे हम इसमें, और नज़र आने लगे कि हाँ भाई ये भी एक कुछ सो कॉल्ड नेता हैं। तो वो चीज़ राजनीति नहीं है, वो आपका अपना अमल है, लेकिन सक्रियता वो होती है कि आपने उसके लिए क्या कदम उठाए, पब्लिक के बीच में कितना रहे, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना आपने इतनी कोशिश करी। और जहाँ तक बात आज रोडवेज़ की है, अभी कुछ इसी सरकारों में आपने देखा होगा पिक्चर्स सामने आती हैं सारी, और वो जाना नज़ीर बन के रहती हैं। परिवहन मंत्री जी से मंत्री जी मिले थे, उन्होंने बाकायदा बातचीत करी, पहली मीटिंग में प्रस्ताव रखा संभल के लिए कि है ना संभल के अंदर रोडवेज़ की ज़रूरत है, डिपो की ज़रूरत है। तो उन्होंने जो है एक अगली मीटिंग में बुलाकर उन्हें एक आश्वासित करा कि जाना कि हम आपके लिए मंजूर कर दिया गया है, और ये तोहफ़ा उन्होंने तभी ये दिया था। अच्छा, ये तोहफ़ा जो है ये उसी वक्त उन्हीं के हाथों का दिया हुआ है, ये रोडवेज़ का। और इसके अंदर आप देखते होंगे ये बस का है ना इसके अंदर मॉडल है, और उन्होंने ये डिबेट किया था कि है ना कि ये आपके लिए है और हमने मंजूरी कर दी है आपके विधायक जी के प्रयासों पर। तो ये आज आप जाके देखिए मुरादाबाद रोड पर वाजिदपुरम के आगे बिल्डिंग बननी शुरू हो चुकी है। ये प्रयास जो है आपके विधायक द्वारा करे गए हैं। जो आज वहाँ पर इमारत बन रही है रोडवेज़ की, उसके लिए मंत्री जी ने ख़ास तौर से विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी, और उसके बाद मांग उठाने के बाद मंत्री जी के पास गए थे जो कि है ना परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने उनको जो है फिर ये गिफ्ट करके कहा कि आपकी हमने ये मंजूर कर दी है और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। 1 साल से संभल का हाल जो है आप जानते हैं, जिसकी वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं, काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब दोबारा से सक्रिय रहते हुए हमने ये काम करा दिया है, और ये काम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपके बीच में खड़ा होकर नज़र आएगा। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइए, आपका ऐलान जिस हुआ उसके बाद मंत्री जी की बाइट ली गई एक चैनल पर, उसमें मंत्री जी बोल जाते हैं कि रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला बनेगा। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है। इसको लेकर हमारे मुशीर तरीन साहब हैं, उन्होंने खुद रिक्शा चलाई और रिक्शा चला के उन्होंने बयान दिया कि अब रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बनेगा। निदा अहमद, मैंने उनका जिक्र भी किया था, जर्नलिस्ट हैं, संभल की जानी मानी जर्नलिस्ट हैं और कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा
कि अब ऐसा नहीं होगा, रिक्शा वाले का रिक्शा, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए उन्होंने। और संभल में है भी ऐसा एग्जाम्पल, आप कासिम को देख रहे हैं, वो जज बने हुए हैं, एक हलीम का ठेला लगा देते, उन्होंने खुद कहा था कि मैंने हलीम की प्लेटें भी धोई हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी KBC देख रहा था, उसमें एक लड़की आई है, वो KBC में UPSC की तैयारी कर रही है और इंशाल्लाह उसके पापा ठेला लगाते हैं। तो इस बयान को किस तरह से, क्या सोचकर मंत्री जी ने बयान दिया? क्या कुछ लफ्ज़ों की हेर फेर हुई या फिर मंत्री जी ने इंटेंशनली ये बयान दिया? क्या लगता है इस बात से? देखिए, जिस वक़्त का आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से हुआ था और ऐलान किया, ऐलान तो नहीं था वो, मगर उसके बाद जब यहाँ पर लोग पूछने के लिए आए, कुछ हमारे प्रेस के साथी थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सवाल करते करते आखिर में ये सवाल करा कि साहब ये परिवारवाद आप कर रहे हैं, ये परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, ये परिवारवाद कहलाता है। तो उस पर चूँकि मैं वहाँ मौजूद था, मैंने बात को सुन भी रहा था, देख भी रहा था, तो उन्होंने ये कहा भाई कि आप ये बताओ कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं लोगों के साथ में रहकर, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते और अपनी परेशानियों को नहीं देखते। आप लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं, हम लोग इलेक्टेड हैं, हम नॉमिनेटेड नहीं हैं, हमें सिलेक्शन नहीं करा गया ऊपर से, और हर साल हम इम्तहान से गुजरते हैं, हर 5 साल में इम्तहान आता है और पब्लिक के साथ रहकर पब्लिक हमें वोट देती है तो हम जीतते हैं। आप इसे परिवारवाद का नाम क्यों दे रहे हैं? आप देखिए ना कि हर कोई जो बिज़नेस करता है, आदमी छोटा हो या बड़ा हो, अपनी पूरी क्या कहते हैं दौलत जो है वो बिज़नेस के लिए में लगाता है और उसके बाद जो है ना वो बिज़नेस करता है और अपने बच्चों को उसमें लगाता है, इन्वॉल्व करता है। कोई वकील होता है तो वो चाहता है उसका बेटा वकील बने, उससे बड़ा वकील बने। कोई पुलिस होता है तो सोचता है मेरा बेटा उससे बड़ा अफसर बने। तो उन्होंने उस बात के एग्जाम्पल्स दिए थे, लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने कहा था कि आज रिक्शा वाला का बेटा रिक्शा वाला बन रहा है क्योंकि अफसर नहीं मिल पा रहे हैं। अफसर मिलेगा तो आदमी आगे बढ़ेगा ना। इस सरकार के अंदर अफसर नहीं मिल पा रहा है, जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। तो वो बात जो कही गई थी वो इसलिए नहीं कही गई थी कि हमें ये बात डिनोट करनी थी, हमें बता रहे थे कि हालात क्या है, देश के हालात क्या हैं, प्रदेश के हालात क्या हैं। तो हर बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है, ये तो हम जानते हैं, ये तो एक ज़ाहिरन बात है। तो ये चीज़ कहना जो है उनका, जो लोग बेवजह में अपनी सस्ती लोकप्रियता जा रहे हैं और चुनाव देखते हुए चाह रहे हैं कि भाई चुनाव आने वाला है, थोड़ा सा इन्हें घेर लो। आज 7 बार के विधायक आपके बीच में हैं जिन्होंने हमेशा संभल के जब भी बयान दिया है, संभल के अंदर लोगों ने सुना है, उसे बैठ के लोगों ने उसे है ना सराहा है कि नहीं जो बात कही है मंत्री जी ने ये बहुत ही तजुर्बे की बात है। तो ऐसी बात उनके मुंह से जो है जो निकली है वो इसलिए नहीं निकली है जना कि उसको उन्होंने जलील करा गया है। हमने तो रिक्शा वालों के लिए लड़ाई लड़ी है। एक ज़माना था कुछ दिन पहले इन लोगों की रिक्शा काटी जा रही थी, चौराहे चौराहे पकड़ के उनको रिक्शों को काटा जा रहा था। किसी की RC नहीं थी, किसी का TCS नंबर नहीं था, किसी का कागज़ नहीं थे, तो परेशान था पूरा संभल का रिक्शा वाला। परेशान था जब उसे तो नौकरी नहीं मिल पाई है, परेशान था कि घर को रोटी कैसे खिलाएगा। और दूसरी परेशानी ये खड़ी हो गई आगे कि जो वो काम कर रहा है उस पर भी जाना चौराहे चौराहे चेकिंग चल रही है और पुलिस वाले और RTO वाले जो हैं उसे पकड़ के जाना रिक्शाओं को खींच रहे हैं और बैटरी निकाल के रख लेते हैं और तमाम रिक्शाओं को काटा जा रहा है। तो उस वक्त हम लोगों ने खड़े होकर धरने प्रदर्शन किए थे, पद यात्रा निकाली थी और RTO के पास जाकर, अधिकारियों के पास जाकर और DM के पास जाकर उन लोगों के लिए रास्ते खुलवाए थे। आज अगर वो चीज़ ख़त्म हुई है तो उसके लिए लड़ाई जो है वो मंत्री जी ने और हमने मिलकर लड़ी थी। तो हमने हमेशा जो है किसी भी वर्ग का आदमी हो हमने सम्मान दिया है। हमारा परिवार है ये, इस परिवार से हम लोग जो हैं कभी जुदा नहीं हुए, हर मसले पर हमने बात करी है। ये कुछ लोग जो हैं अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक बात कह सकते हैं, चाहे वो निदा अहमद जी हैं, हमारे संभल की हैं, जानकार भी हैं, अच्छा बोलती भी हैं, लेकिन इस बात के भी बारे में मालूम है कि नवाब साहब कभी किसी का अनादर नहीं करते। उन्होंने भी कई मरतबा मिली हैं तो पब्लिक में नवाब साहब से, तो उन्होंने शिष्टाचार से मुलाकात करी, सर पे हाथ रखवाया है। तो वो जानती हैं कि हाँ ये अच्छी दिल का आदमी है, मैं मिलूंगी तो मुझे सम्मान देंगे, मैं मिलूंगी तो मुझे बेटी की तरह प्यार देंगे, वो जानती हैं। और ऐसे ही मुशीन तरीन साहब हमारे सहयोगी दल हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं, वो आज जो कुछ भी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये आप सब जानते हैं, राजनीतिक बातें हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त हमें लोगों के बीच में उनकी तकलीफ़ों को दूर करना है, उस पर काम करना चाहिए, उनके मुद्दे जो हैं उन पर काम करना चाहिए। ये
इस तरह से स्टंटबाजी नहीं करनी चाहिए। हम भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सी बातें सामने आती हैं, चुनाव लड़ने हैं, आप कई पार्टियां, आप में कई पार्टियों में आप रहे हैं, कई पार्टियों में आप जा चुके हैं। अब इस वक्त हमारे सहयोगी दल हैं, इसको समान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक जना गठबंधन, मजबूत गठबंधन दे सकें, एक विकल्प के रूप में निकल रहा है और एक अच्छी सरकार दे सकें, इस पर काम करना चाहिए। पब्लिक का हाथ थाम के आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि संभल की तकलीफ़ें और जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकें। सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। अच्छा सोहेल साहब, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा काम है जिस पर आपको पर्सनली गर्व फील होता हो कि हाँ यार, हमने संभल के लोगों के लिए ये काम करवाया और हमें इस बात पे गर्व है, हम ये नज़ीर के तौर पे दिखा सकते हैं लोगों को, देखिए ये हमारा काम है? ऐसे तो देखिए बहुत काम है, मतलब गिनाने बैठूंगा तो एक काम नहीं है कि मैं आपको एक काम बताऊंगा कि ये एक काम ऐसा हुआ है। जो हमने जो भी काम किए हैं बहुत बेहतर तरीके से और लोगों के आगे के फ़ायदे के लिए करे हैं। सबसे बुनियादी चीज़ तो जो आप पूछ रहे हैं वो संभल के अंदर जो एक हमने जो कर्फ्यू का दौर हुआ करता था उसे ख़त्म करने का काम किया। सन 91 से पहले आपने देखा होगा, क्योंकि आप और हम तो बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन आप अपने बुज़ुर्गों से पूछिएगा, उन लोगों से पूछिएगा जो परेशान थे उन हालात में। 91 से पहले कितने संभल के अंदर कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, राइट्स होते थे, आपने सुने होंगे, जिसके बारे में योगी जी भी जाना विधानसभा में उन्होंने कई मरतबा सवाल उठाए हैं, कितने लोग। हालांकि उन बातों को जो उन्होंने कहा है बहुत विकराल रूप देके कहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ था, उसके अंदर क्या क्या हालात गुजरे थे वो सब चीज़ें लोगों को मालूम भी हैं, जिस पर जो है संभल को अति संवेदनशील भी जाना लोगों ने माना, अधिकारियों ने माना, और उत्तर प्रदेश में उसका नाम जो है एक बिगाड़ने का काम किया गया। तो उस वक़्त ऐसा विधायक चुनना और जो शहर को शांति, सुकून, मोहब्बत, भाईचारा और आगे विकास के रास्ते पे ले जाए, ये बहुत बड़ी पहल थी। सन 91 से आज तक आप देखते होंगे जितनी बार भी हम जीते हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, संभल के अंदर हमने दंगा नहीं होने दिया, माहौल ख़राब नहीं होने दिया, हिंदू मुस्लिम तनाव नहीं होने दिया, आपस में जो है कभी हमने संघर्ष नहीं होने दिया। तो यही सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ थी जो आज शहर के अंदर लोग खुले तौर पर जी रहे हैं, ऐसे माहौल में रहते हुए भी, ऐसे हालात को देखते हुए पैदा होने के बावजूद भी, कि कारोबारी सिलसिला जो है ख़त्म हो जाता है उन जगहों से, लेकिन कारोबार बने। उसके बाद लोगों ने जो है ना चैन की सांस ली, और लगातार जो है पिछले कई सालों से संभल के अंदर निज़ाम बेहतर था। अब जहाँ तक बात है विकास की है, विकास में हमने लगातार काम किया है। हमने संभल को चारों तरफ 4 लेन दी हैं, जिससे आज पहले हम खुद देखते थे कि एक छोटी सी रोड हुआ करती थी जिस पे एक गाड़ी उतर जाया करती थी, एक गाड़ी रोड पे रहती थी, 1 वे लेन थी और उस पे जाना लोग चलते थे और बुरा हाल था, एक्सीडेंट्स होते थे। आज 4 लेन है चारों तरफ, आप चले जाइए चंदौसी, मुरादाबाद, लखनऊ, किसी भी रास्ते पे चले जाइए, जहाँ आप निकल के जाएंगे आपको 4 लेन मिलेगी। तो ये अपने आप में बड़ा कदम था। अस्पताल नहीं था संभल के अंदर, और प्रोफेसर साहब यादव को, मुलायम सिंह यादव जी को संभल इसलिए लाया गया था कि संभल को एक पहचान मिलेगी, संभल को एक नया आयाम मिलेगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर नेताजी ने अपने ज़माने में बहुत से काम किए थे। अस्पताल देखिए बनाया गया था, आज वही अस्पताल चल रहा है ज़रा अस्पताल के रूप में। संभल के अंदर बहुत से लाइट को लेकर काम किया गया था, 24 घंटे लाइट दी गई थी। तो ये वो काम थे जो बिज़नेस जिससे बड़ा था, लोगों का रोज़गार बड़ा था, कारोबार फैला था, लोगों ने दिल्ली छोड़कर संभल आने का काम किया था। आपने देखते होंगे जीन्स के कारखाने यहाँ आ गए, तमाम लोग जीन्स का काम कर रहे थे, लाखों रुपए लोग जो है अपने लाखों का करते थे बाहर जाकर, आज संभल में काम कर रहे थे लोग, अपना घर में काम करते थे। तो ये बहुत बड़ा एक व्यापारिक जो है सुधार आया था संभल के अंदर। और उसके बाद लगातार व्यापक रूप पे है ना, जब हम मंत्री भी रहे, हमने बहुत से बिजली घर दिए। जब नेताजी की सरकार थी तो हमने तकरीबन कोई 6-7 बिजली घर हमने उनकी सरकार में दिए थे, जिससे आज संभल को लाइट मिल पा रही है। लेकिन जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो हमने संभल को 8 इंटर कॉलेज दिए, 8 नए बिजली घर दिए, 5 बड़ी पानी की टंकियाँ संभल को दी। हमने जो है वो काम किया जो शहर की ज़रूरत थी। यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स नहीं थे मोहल्लों के अंदर, 100 वाट के 100 किलोवाट के है ना, हमने ट्रांसफार्मर्स दिए, तार दिए, खंबे दिए। आज आप देखिए हमने सोशल मीडिया में आपने भी है ना कई मरतबा उजागर करा है, खड़े होकर हमने प्रस्ताव देकर विधानसभा में बोलकर हमने न जाने कई हज़ार जो है ना पोल हमने संभल के अंदर लगवाए, नए तार बिछवाए हैं, नए ट्रांसफार्मर्स लगवाए। तो ये सब चीज़ें प्रयासी तो है जिनको आज संभल बरत रहा है। लाइट पहले कहाँ आती थी, आज लाइट अगर आ रही है तो वो उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अपने ज़माने में, अपने वक्त में
उन फिक्र को जिंदा रखा और उनको ज़मीन पर उतार के लाया, और आज वो चीज़ सामने नज़र आ रही है। जहाँ तक बात है कॉलेजेस की, हमने जो कॉलेजेस दिए, संभल के अंदर बहुत से कॉलेजेस हैं और इनकी और भी ज़रूरत रहेगी, जो कि आबादी मुस्तकिल बढ़ रही है। अच्छा, कॉलेजेस जो है जो आते हैं सरकारी, वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम होते हैं, लेकिन हमने अपने ज़माने में इंग्लिश मीडियम भी दिया था। आप चले जाइए क्या कहते हैं तख्तुशाहीन, वहाँ पर एक बड़ा इंटर कॉलेज बना हुआ है, वो इंग्लिश मीडियम में भी है। आप धीमर खेड़ी इंटर कॉलेज बनवाया, कन्या इंटर कॉलेज बनवाया, सिकंदरपुर सराय में हमने कन्या इंटर कॉलेज बनवाया, हमने हरथले में बनवाया, हमने क्या कहते हैं सदीरनपुर में बनवाया इंटर कॉलेज। तो ये सारे वो कॉलेजेस हैं जो हमने अपने ज़माने में, जो कि 5-5 करोड़ की लागत से संभल में बने हैं हमारे ज़माने में। हाँ, आप यूनिवर्सिटी के बारे में कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने आप में बड़ा गेम है, बड़ी चीज़ थी। और यूनिवर्सिटी आप देखिए कि संभल तो एक छोटा सा कस्बा था, आज मुरादाबाद महानगर है। कोई है वहाँ पे, है ना सरकारी यूनिवर्सिटी? जिसने भी बनाई है उसने अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई है, वो अपना खुद उद्योग कम कर रहे हैं। उद्योग ये भी एक उद्योगपतियों का काम है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ऐसे ही उन्होंने यूनिवर्सिटी लगाई है। हमारा काम पब्लिक की सेवा करना है। हम राहें लोगों की जाना बेहतर कर सकते हैं, कोशिशें कर सकते हैं, तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनाने का काम तो उन लोगों का है जो लोग जाना इसमें रहते हैं, काम कर सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम उनमें सहयोग करेंगे जो हो सकता है। और मुरादाबाद में चाहे वो TMU बनी हुई है, चाहे वो IIFTM बनी हुई है, इसमें भी हम लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। विधायक रहते हुए हम लोगों ने वहाँ पर विधानसभा में उसकी मांग करी कि मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर कोई संभल का बाशिंदा हो या कोई लगाना चाहेगा यूनिवर्सिटी, तो हम उसके लिए संभल से लेकर लखनऊ तक उसकी लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवा के देंगे। बाकी जहाँ तक बात सरकारी है तो वो सरकार का मामला है, सरकार कराती है। तो पहले आसपास के इलाकों में देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं सरकारी, रोहिलखंड के बाद एक मेरठ में ज़रूर है। तो ये सब चीज़ें जो है कभी कभी हमें लगता है होनी चाहिए, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको भी मालूम होना चाहिए। तो हम लोग अपने दायरे में काम कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं सेंटर से भी आती हैं, तो सेंटर से भी आनी चाहिए ताकि हम सब लोग मिलकर काम कर सकें और संभल का विकास कर सकें। अच्छा सोहेल भाई, आपको क्या लगता है सोहेल साहब के ये 27 में जो होने वाला चुनाव है, आप आए उस चुनाव से ही आपके वालिद साहब आए, दोनों में से कोई एक ही आने वाला है, कयास तो यही है। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कई बड़े नाम आपके सामने आ सकते हैं इस बार, BGPC पे कोई बड़ा नाम आ सकता है। और निदा अहमद जो है जर्नलिस्ट हैं, हालांकि उन्होंने अभी खुले तौर पर तो जाहिर नहीं किया है, लेकिन इस तरह के कयास लगाए जा सकते हैं कि वो विधानसभा में आ सकती हैं। हालांकि उन्होंने पिछला भी चुनाव लड़ा था उन्होंने। ख़ास करके एक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ओवैसी साहब की पार्टी है। उस पार्टी से जो मौजूदा चेयरमैन हैं, चाहे वो हों या एक बड़ा नाम मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही साहब, आलिम दीन हैं, उनको बिहार बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराई गई। वो संभल से उनका चांसेस ज़्यादा है आने का, क्योंकि वो एक ऐसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो क्या आपको लगता है उनके आने से कुछ ना कुछ चैलेंजेस बढ़ेंगे आपके लिए? देखिए, हम लोग पिछले कई सालों से लगातार पब्लिक के बीच में हैं और पब्लिक ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया भी है कि आप हमसे बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें पूछ भी रहे हैं। हम जो है अंजाम तो जब चुनाव होगा तब वो अल्लाह जानता है या जो पब्लिक तय करेगी। हम लोगों ने काम किया है और पब्लिक ने उस काम को सराहा है, तभी हम लोग जीते हैं। जो कि एक इम्तहान होता है हमारा 5 साल में, और इम्तहान हर 5 साल में आता है और उसको हम अपना इम्तहान देते हैं और जो अल्लाह और पब्लिक तय करती है वो होता है। बहुत बहुत बड़े नाम अपने गिनाए हैं और इन सब के बारे में मैं क्या बताऊं। चुनाव तो सबको लड़ने का अधिकार है, सबका स्वागत है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान की ये खूबसूरती है कि चाहे वो किसी भी तबके का आदमी है, किसी भी धर्म का आदमी है, वो चुनाव लड़ सकता है, सबका स्वागत भी है। और चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि चुनाव मैदान में तब उतरें जब चुनाव आने वाला हो। चुनाव लड़ने वाला आदमी तो अपना 24 आवर्स ड्यूटी है, तो हर वक्त उसे चुनाव मैदान में रहना चाहिए, पब्लिक की सेवा करती रहना चाहिए। और हम वो काम कर रहे हैं बखूबी, और जनता भी देख रही है, सबको देख रही है। मतलब ये नहीं हम ही देख रही है, पब्लिक सबको देखती है जो काम कर रहा है, जो कौन काम कर रहा है, कौन कितना हमदर्द है। और कुछ लोग पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, कुछ लोग आगे लड़ना चाहेंगे तो उनको भी देखेंगे पब्लिक। तो सबके किरदार के बारे में
पब्लिक बखूबी जानती है कि किसने किस वक्त कहाँ हमारी मदद करी है, कितना फ़िक्रमंद रहा है। तो मैं किसी एक का नाम लूँ या किसी के बारे में चर्चा करूँ तो मेरे लिए सब मेरे काबिल एहतराम हैं, सब जनता के सेवक बनना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सब मिलकर काम करें अपने तरीके से, बहुत अच्छी बात है। चुनाव जीतें या हारें उसके बावजूद भी काम करें, ये होना चाहिए लगन। और यही जाना लगता है कि हाँ पब्लिक के अब असली हमदर्द हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम पर बहुत से लोग आप देखते होंगे, हम पूछते भी हैं या हम लोग खुद भी जिक्र करते हैं कि वो आए थे लेकिन अब तो पता नहीं कहाँ है उनका। और जहाँ आप बात कर रहे हैं कि एक मखसूस बिरादरी में, हम बिरादरी पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। कोई चुनाव किसी एक बिरादरी से नहीं जीता सकता। हमने सबका सम्मान किया है, जो जिस तबके का था हमने उस तबके के ऊपर हम आगे बढ़ाने का काम किया है। धर्म जातियों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। ये शादियों का मसला होता है या और अपने बरादरी में जो मसले मसाइल होते हैं उसमें बैठकर बरादरी की बात करी जाती है। राजनीति के अंदर न धर्म की जगह है न बरादरी की जगह है। यहाँ तो वही आगे बढ़ता है जो सबको गले आगे चलता है, सबका सम्मान करता है, सबको अपने परिवार समझता है। अच्छा, पर्सनली सोहेल भाई आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब थोड़ा खेल बिगाड़ने का काम करते हैं या फिर उनकी राजनीति ठीक ठाक है? ये तो दिल्ली की पब्लिक बताएगी आपको, हो सकता है बिहार की पब्लिक बताए आपको। ये जहाँ जहाँ वो जो खेल में आप कैसा नेता मानते हो उनको? नहीं, मैं नेता बहुत अच्छा मानता हूँ उन्हें। ओवैसी साहब अच्छे नेता है, बोलते अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, दीनदार है, ये सब चीज़ें जो है दीनी हिसाब से तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन राजनीति में सोच रखना, कौम की फिक्र करना, ये दिखाने में और होने में फ़र्क थोड़ा सा है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दिखावा करते हैं, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत है एक बदलाव की तो उस वक्त कुछ फैसले ऐसे करने होते हैं जहां हो सकता है अपने दिल को मारना पड़े। और वहाँ पर ज़रूरी ये रहता है कि हम आने वाले कल में पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं वो आज तय करेगा। वो आज जो है वो फैसला लें जिससे आने वाला कल बेहतर हो सके। तो वो फैसले लेने चाहिए। पार्लियामेंट में बोलना, एक जानकारी होना, एक लर्नेड आदमी होगा, वो अलग बात है। पार्लियामेंट में मैं भी खड़ा होकर बोल सकता हूँ, लेकिन वो अपने लिए बोल सकता हूँ, मैं अपना किरदार के लिए बोल सकता हूँ। लेकिन मैं फैसला जब करूँगा बाहर विधानसभा से, चुनाव में करूँगा किसी में, तो वो मेरा आने वाला कल को तय करेगा कि मेरा जो फैसला आज मैं कर रहा हूँ वो उस प्रदेश के लिए या उस समाज के लिए कितना फ़ायदेमंद या कितना नुकसान दे सकता है। ये थोड़ा सा जाना टेक्निकल बात है, उसको समझने की ज़रूरत है। आपने घुमा दिया बातों को। नहीं घुमाया नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। एक तरह से आपने सब कुछ भी कह दिया और सब कुछ कहा भी नहीं। अच्छा सोहेल भाई, ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि संभल में दो परिवारों ने राज किया है राजनीति पर संभल की। मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हुए और एक आपका ख़ानदान हुआ, एक नवाबों का ख़ानदान हुआ, एक बर्क ख़ानदान हुआ। ज़ियाउर रहमान बर्क साहब लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और उसमें उनके इंतकाल, बर्क साहब के इंतकाल के बाद आपका सपोर्ट उनको होता है और आप उनके लिए मेहनत भी करते हैं। इलेक्शन वाले दिन भी मैंने आपको देखा घूमते हुए। उसके बाद आप जब अपने चुनाव का ऐलान करते हैं तो ज़ियाउर रहमान बर्क साहब का ये बयान आता है कि जो फैसला होगा वो पार्टी का फैसला होगा, जैसा पार्टी फैसला कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लगातार ज़ियाउर रहमान बर्क साहब से कि आगे जो विधानसभा 27 का चुनाव है उसमें हमें सपोर्ट करें? क्योंकि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे उनके वालिद साहब ममलूकुर रहमान बर्क साहब भी इस तरह की पोस्ट डालते रहते हैं कि 2027 का चुनाव जो है हम लड़ेंगे, या आने वाले विधायक उनके सपोर्ट्स डालते रहते हैं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं आपको यहाँ दुरुस्त करूँगा कि एक जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि राज किया आपने। देखिए, राज वर्ड जो होता है ना, कभी कभी उसके अंदर जुल्म भी होता है, उसके अंदर जो है मोनार्की आ जाती है। हाँ, थोड़ा सा उसके अंदर मगरूरपन भी आता है। हम लोगों ने जिन दोनों परिवार का बात कर रहे हैं, हमने कभी राज नहीं किया है। हमने हमेशा खिदमत का काम किया है, अपने अपने अंदाज से, अपने अपने विचारों से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने कलम से हमने हमेशा पब्लिक के खैर ख्वाही में काम किया है। हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद के ऊपर कभी आज तक कभी किसी भ्रष्टाचार का, किसी लेन देन का, किसी को बदले की भावना से काम करने का, कभी किसी के ऊपर जुल्म करने का, या बहुत सी बातें आप देखते होंगे, फिल्मों में भी देखते हैं और आजकल तो है ना रियल लाइफ में भी है ना, बहुत चूँकि मोबाइल का और सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ें सामने आती भी हैं। तो हमने कभी किसी से है ना धमका कर फरौती या और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं हमने नहीं करा, क्योंकि ये हमारा किरदार नहीं है, ये हमारा अंदाज नहीं है। हमने खादिम बन के, खेवक बन के, उनका भाई बन के, उनका बाप बन के, उनका बेटा बन के काम करने का काम किया है, ताकि आपस में जो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है वो दूर हो सके।
बेबाकी से बात हो सके, दर्द जो है वो बाहर आ सके आदमी का, वो ही आज तक कामयाब रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला जो हमें हमारे वालिद ने, हमारे अब्बा ने सिखाया, उसी रास्ते पर हम चल भी रहे हैं और सीख रहे हैं कि हमें किस माहौल में, किस दौर में, कैसे हालात में, किस तरह से लोगों के बीच में, किस तरह अंदाज में काम करना है, ताकि हम प्रशासन, पुलिस के बीच की और पब्लिक के बीच की धुरी बन के खिदमत को अंजाम दे सकें। तो आज जहाँ तक बात ज़ियाउर रहमान बर्क साहब की है, वो MP हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे सबके वोटों से हैं, हमारी कोशिशों से हैं। हम लोगों ने मिलकर फ़ैसला लिया था कि संभल के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की खैर ख्वाही के लिए, बदलाव के लिए, ज़माने को देखते हुए हमने ये फ़ैसला लिया था। और जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने कहा हमारा उस वक़्त का फ़ैसला जो होता है वो आगे काम आता है जी। वैसे साहब के लिए आप खैर पूछ रहे थे ना, तो वही फ़ैसला हमने उस वक़्त लिया था। जी। चुनाव का टिकट तो हमने मांगा था और सीनियरिटी के हिसाब से मंत्री जी का हक बनता भी था, लेकिन जब पार्टी का फ़ैसला आ गया था और वो हमारे यहाँ आ गए थे, तो हम लोगों ने उस दिन सारे गिले शिकवे दूर करके उन्हें खुले दिल से चुनाव लड़वाया और आगे के लिए बेहतरी जो फैसले थे हमने वो काम करने का काम किया। अब जब चुनाव 27 का आता है, आप उसकी जिक्र कर रहे हैं, तो देखिए चुनाव आएगा, अभी उसमें वक्त भी है। और आपने पूछा कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, वो ऑन कैमरा क्या कहते हैं, ऑफ कैमरा क्या कहते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। वो उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और किस सिचुएशन में आदमी क्या बात कह रहा है, किससे क्या बात कहनी है, उनका अपना भी एक स्टैंड हो सकता है। लेकिन न हमारा कोई वादा हुआ है कि हम हमसे चुनाव लड़ाएंगे इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं, न हमारा कोई ऐसा जो है ना इरादा था उस वक्त। ये सब दिलों के रिश्ते होते हैं। हम लोगों ने संभल के विकास के लिए, संभल के अंदर अच्छा माहौल रखने के लिए आपसी जो मतभेद था उसे ख़त्म करा है, ताकि संभल के अंदर हम लोग मिलकर काम कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला यही नियत उनकी भी होगी, तो हम लोग मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और संभल के लिए अच्छे माहौल पैदा करने का काम करेंगे। अच्छा सोहेल भाई, जिस तरह से आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, मैं देखता हूँ अक्सर एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पे भी आप जाने जाते हैं। मैंने आपकी जो आपने बॉक्स क्रिकेट शुरू किया उस पर भी एक मैंने पूरा आपका इंटरव्यू किया था वहीं पर जाकर। तो आपको क्या लगता है कि जो यंगस्टर हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम एक मोहसिन खान का नाम ले लें और उसके अलावा तो कोई अभी तक संभल से खिलाड़ी नहीं रहे हैं, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके संभल में? देखिए हमारे बहुत से दोस्त हैं जो खिलाड़ी हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि मुझे तो जो जितने भी संभल के अंदर दोस्त हैं ज़्यादातर युवा ही हैं। बचपन से साथ खेले हैं हम लोग, इंटर कॉलेजेस में रहे तो हमने जो है ना वॉलीबॉल, क्रिकेट बहुत खेला है। और फिर उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहाँ पर हम यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जाते थे, तो वहाँ के बहुत साथी हैं हमारे, बहुत दोस्त हैं मेरे, और बहुत सी अच्छी बेहतरीन खूबसूरत यादें हैं। हम कभी कभी बैठते हैं, बड़ा मज़ा आता है बात करने में इन सब चीज़ों पर। और मेरा यही वो है कि अब जब हम बड़े हो गए हैं, युवाओं में खेल के लिए जज्बात हमें कम नज़र आता है जैसे पहले होता था, क्योंकि मोबाइल का दौर हो गया, हर कोई मोबाइल पे लगा रहता है। यहाँ पर उसके लिए जो संसाधन है वो कम हो गए, जगहें नहीं रही। पहले तो जाना मैदान हो जाया करता था बाहर के एरिया में, लेकिन अब मैदान भी कम हो गए। मात्र एक नगर पालिका का मैदान बचा है और एक इंटर कॉलेज का, वो भी छोटा पड़ जाता है। तो एक मैदान की ज़रूरत तो है संभल को कि अच्छा स्टेडियम बन सके, लेकिन जब तक उसका मांग पूरी हो, कब होगी पूरी मांग ये तो हम वक्त पे ही बात कर सकते हैं उस पर, लेकिन जब तक नहीं हो सका है तो मैंने कोशिश ये करी है कि एक एकेडमी ऐसी रहे जिसमें बच्चा कम से कम अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, खेल को जिंदा रखने के लिए और अपने सेहत के लिए वहाँ आए, बैडमिंटन खेल ले। क्रिकेट के लिए आपने बात करी, मोहसिन हमारा संभल के एक स्टार है, अल्लाह पाक उनको लंबी पारी खिलाए और संभल का नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। वो भी तो वो भी कहीं सीखे होंगे ना, और अच्छा कोच से सीखना चाहिए। तो हमने अपने एकेडमी के अंदर एक अच्छा कोच दिया है, अच्छा माहौल दिया है कि छोटा बच्चा जो है ना 6-7 से शुरू होगा और 16 साल की उम्र तक ये सीखने की उम्र होती है। हमने 16 साल तक के बच्चों को हम लोग वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं, लेदर बॉल से खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैच, वो सारी टेक्निकल बातें जो होनी चाहिए। और उसके बाद जब हम बच्चों को 1 महीना सिखा लेते हैं तो फिर हम उसको बड़े मैदान में ले जाकर, जो सेठ कासिम साहब का है
जो और हमारे आसपास के बड़े मैदान हैं जो चल रहे हैं आजकल, वहाँ ले जाकर उनको बताते हैं कि 1 महीने में आपने जो सीखा है देखो यहाँ पहुँचे हो, हल्के हल्के हम उसे बढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग को या ना तैयार कर रहे हैं कि वो तुम्हें किस तरह से बॉल से बैट से वाकिफ़ होना है, टेक्निकल किस तरह तुम्हें यूज़ करना है, क्या चीज़ करना तो बच्चे को है, लेकिन जब तक वो प्रयास नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो चीज़ है कि यहाँ पर संभल में थी भी नहीं कोई कोचिंग सेंटर। आज कोचिंग हमने दी है, संभल के अंदर एकेडमी खोली है, तो उससे बच्चों को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है, और हमें भी देखने में मज़ा आता है कि बच्चे वहाँ आके सीख रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हमने टूर्नामेंट कराई थी, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, इंटर कॉलेज की टूर्नामेंट थी वो, और बड़े छोटे छोटे बच्चे बड़े शानदार, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। तो उनके अंदर मतलब टैलेंट तो है, लेकिन वो टैलेंट जो है निकालने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, कोई अच्छा माध्यम नहीं है, संसाधन नहीं है। तो हमने वो देने का काम किया है, और इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो उसको पर भी हम लोग काम करेंगे, ताकि नौजवानों के लिए भी हम लोग कुछ बेहतर काम कर सकें। अच्छा सोहेल भाई, थोड़ा क्योंकि अभी काफ़ी सवाल हुए, थोड़ा माहौल लाइट करने के लिए, आप अपना राजनीतिक गुरु कैसे मानते हैं? क्योंकि जैसे अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा देखा जाए तो हमारा संबल है तो पूरा ज्ञान का भंडार है। चाय पियो कहीं बैठ के टपरी पे तो ज्ञान मिलेगा, बाल कटवाने जाओ तो वहाँ एक से एक बड़ा ज्ञानी होगा, किसी शॉप पे ख़रीदारी करने जाओ तो एक से एक बड़ा ज्ञानी होगा, घर पे अगर कबाब बनवाने हैं उसके लिए कीमा लेने आ रहा है तो एक से एक बड़ा वहाँ ज्ञानी मिलेगा। हाँ, हम तो लोग तो ऐसे ज्ञान सीख लेते हैं, लेकिन एक विधायक का बेटा कहाँ से ज्ञान लेता है और कैसे राजनीतिक जीवन में किसको अपना गुरु मानता है? यार मैं तो अपना गुरु हर उस आदमी को मानता हूँ जो कोई ना कोई मुझे ज्ञान दे के जाता है। देखिए मेरे तो ऐसे तो गुरु बहुत हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है तो बहुत से राजनीतिक गुरु इन्होंने मुझे शिक्षा मतलब तालीम भी दी है, और चूँकि मैं सियासी परिवार से था तो वो इन्होंने मुझे थोड़ी बहुत सियासी बातें भी सिखाई थी। हमारे दिलदार भाई हैं, दीपा सराय के रहने वाले हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाई उन्होंने मुझे, हम MGM कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने सिखाया मुझे, तो मेरे गुरु हैं वो भी। पॉलिटिक्स में हालांकि पढ़ाई कराई है, लेकिन अगर राजनीतिक गुरु में मानूँ तो मेरा हीरो मेरा जो गुरु है वो मेरे फादर ही हैं। क्योंकि आज मेरे ख्याल से आसपास के इलाके में इतनी बार ऐसे माहौल में जहाँ पर संसाधन कम थे, उसके बावजूद भी लोगों को साथ रख के उनका काम आना, और सारे दौर में बेहतर और बेदाग रहना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी। अभी कुछ दिन पहले हम अधिकारी से बात कर रहे थे, एक बड़े अधिकारी थे, तो वो खुद हैरान थे इस बात को देखते हुए, तो बोले आपके फादर पर आज तक 151 का ही मुकदमा नहीं हुआ। मैंने कहा ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, उनका किरदार ऐसा रहा है बेदाग के, उन्होंने आज तक लोगों की खिदमत करी, जेल तक गए। वो मतलब यह है कि हमने धरने प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन करे, लेकिन उन सब की खूबसूरती ये रही कि आज तक उनके ऊपर वो बेदाग हैं, कोई मुकदमा तक नहीं लगाया। तो ये मेरा सबसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है कि हर दौर में वो उन्होंने सीखा और अब मुझे सिखा रहे हैं और मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो अपने आप में वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ऐसे नहीं कि मेरे अब्बा हैं इसलिए, वो चूँकि मुझे सीखने को मिलता है उनसे, हर कदम पे सीखता हूँ मैं। जब जाते हैं उठते हैं कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, किन लोगों में बैठ रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, मैं बहुत उन्हें माइन्यूटली देखता हूँ और समझता हूँ। तो वो मेरे हीरो भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, उस्ताद भी हैं मेरे। ऐसे ही हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने भी है ना लोगों की जो खिदमत करी है 12 से 17 तक, उनको भी मैं समझता हूँ कि किस तरह से लोगों के बीच में रहकर उन्होंने काम किया है। और वैसे तो बहुत से हमारे जो आसपास लोग रहते हैं जो डैडी के साथ रहे थे और अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने इलाके के, अपने अपने वक्त के उन्होंने अच्छे राजनीतिक रहे हैं। मैं उनको भी बहुत कायल हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छी मतलब लोगों के बीच में अपनी बॉन्डिंग रखी, लोगों का विश्वास में रखा, लोगों को काम आए। बहुत हद तक गिर के उन्होंने काम किया, बहुत हद तक उन्होंने लगन के साथ काम किया। तो वो भी मेरे लिए बहुत सराहनीय लोग हैं। जब मैंने शुरुआत की थी 2009 का चुनाव था हमारा, पार्लियामेंट का चुनाव में मंत्री जी को टिकट मिला था MP का, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने अपना टिकट मंत्री जी को दिया था। तो मेरी ड्यूटी लग गई थी असमोली विधानसभा में। अच्छा, नया मामला था मेरे लिए भी और मंत्री जी के लिए भी। वो पहली मरतबा पार्लियामेंट लड़ रहे थे तो कोई उनके पास टीम नहीं थी। तो उस टीम को पूरा करने के लिए मंत्री जी ने सब लोगों को, जो आसपास लोग थे, रिश्तेदार, सबको लगाया। तो हमें असमोली में लगाया गया। तो बाबूजी इसरार साहब उस वक्त थे हमारे, आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस वक्त उनका दौर था, रुतबा था, उनके अब्बा थे, उनके भाई थे। तो वो एक परिवार, बड़ा मजबूत परिवार उस इलाके का। तो उनके साथ हम रहे
उन्होंने अपने सब लोगों से मिलवाया, पूरे क्षेत्र में हमको घूमे, बहुत पूरे क्षेत्र को कवर किया हमने, तो वो बड़ा सीखने का दौर था मेरे लिए। तो वो भी मेरे उस्ताद हैं कि उन्होंने अपने लोगों से मिलवा रहे हैं। भाई यही तो होता है, पॉलिटिक्स में ये थोड़ी कि बैठ के ना कोई छीनिया तोड़े लेके जाएगा, लेकिन आप किसी के साथ बैठ रहे हैं, उसकी बातों को देख रहे हैं, किस तरह वो बात कर रहा है, किन से मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन। तो वो एक जो अंदाज उनका बात करने का है, जो उनका खुलूस है बात करने का, जो उनका आपस में बेबाकी है, या कहाँ बैठ रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, ये परखना होता है, यही सीखना होता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, जिन्होंने मुझे छोटे से लेकर अब तक जो है हिदायतें दी हैं, बातें बताई हैं, डांटा भी है। तो ऐसा नहीं है कि शरारती तो थे, और होना भी चाहिए, आज भी। तो वो सब चीज़ें जो है हमने सीखी हैं। और हमारे बहुत जो हमारे अब्बा के साथ के लोग हैं, उनसे हमारा बड़ा मतलब भावनात्मक रिश्ता है मेरा। मैं उन्हें अपना गुरु भी मानता हूँ, अपना बड़ा भी मानता हूँ, और उनका बड़ा इज्जत रख के काम करता हूँ, जितने भी हमारे मंत्री जी के साथ के लोग हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सोहेल इकबाल। काफ़ी लंबी गुफ्तगू रही, काफ़ी लंबा इंटरव्यू रहा, और इस बीच मैंने जितने भी सवाल तीर की तरह भी रहे, और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिए, चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अब जनता जो है इन पर कितना भरोसा करती है कि इनके वालिद अगर ये चुनाव में आते हैं, इनके वालिद की तरह एक बार फिर से इन पर भरोसा जताती है, या आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल हमारी वीडियो कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।